नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के प्रगतिशील लेखक रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक भारत दुर्दशा को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसके संवादों की सरल भाषा में व्याख्या करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम इसकी परीक्षा के दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे, इसकी समीक्षा पे बात करेंगे, इसकी आलोचना पे बात करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इसके आए हैं उसके आधार पर मैं आपको इसकी बताऊंगा व्याख्या कि इसको कैसे लिखना है। तो आइए इस वीडियो में हम इसकी व्याख्या को शुरू करते हैं। भारतेंदु जी ने इस नाटक को 6 अंकों में रचा है, तो हम बारी बारी से सभी अंकों को पढ़ेंगे और पहले हम पहला अंक को पढ़ रहे हैं तो पहला अंक में जो भी पात्र है उसकी चर्चा करेंगे, उनके संवादों की व्याख्या करेंगे। फिर दूसरा अंक आएगा तब उनके पात्रों की चर्चा करेंगे। ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ कि पहले ही सारे पात्रों को बता दूँ, उसे थोड़ा समझना कठिन हो जाता है। तो मैं बारी बारी से सभी अंकों के पात्रों की संवादों की व्याख्या करूँगा। पहले अंक में एक ही पात्र है, वो है एक योगी, जो कि केवल पहले अंक में ही है। यहाँ भारतेंदु जी ने बताया है कि वो योगी गाता हुआ आता है। इस गीत की हम भावार्थ को देखते हैं। इसमें भारतेंदु जी योगी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कवि सब भारतवासियों से मिलकर इस दुर्दशा पर दुख व्यक्त करने की अपील कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भारत की यह स्थिति अब देखी नहीं जा सकती। जब पहले पंक्ति में योगी गीत गाता है, रबहु सब मिलके आबहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, तो उसका ये भावार्थ है कि कवि सब भारतवासियों से मिलकर इस दुर्दशा पर दुख व्यक्त करने की अपील कर रहे हैं। इसके अगले पद में कवि भारत की प्राचीन वैभव यानी कि इतिहास का गौरव गान कर रहे हैं, जिसमें वे लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि भारत वह भूमि है जिसे ईश्वर ने सबसे पहले धन बल ज्ञान से संपन्न किया। यह सभ्यता विज्ञान और संस्कृति समृद्धि का केंद्र था। अब सबके पीछे सोई परत लखाई। इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं लेकिन अब वही भारत हर क्षेत्र में पीछे रह गया है। कवि इसके माध्यम से पहले बताना चाह रहे हैं कि पहले जिसका अतीत इतना गौरवशाली था वो आज इतना पीछे है। इस पे भारतेंदु दुख व्यक्त कर रहे हैं। उसके अगले पद में योगी गाता है, जहाँ भय शाक्य हरिश्चंद्रु नशु ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव शर्याति, जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूर्ता कलह अभिधा राती। अब जहाँ देखूँ तहीं दुख ही दुख दिखाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। कवि प्राचीन भारत के महान राजा योद्धाओं जैसे हरिश्चंद्र, नहुष, ययाति, राम, युधिष्ठिर को स्मरण करते हैं। यह वह भूमि थी जो ज्ञान और वीरता की प्रतीक थी, लेकिन आज यहाँ अज्ञानता, मूर्खता और आपसी कलह का अंधकार छा गया है। इस पद में भी कवि वही बताना चाह रहे हैं, अतीत का गौरव गान कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या नहीं था, कैसे कैसे राजा हमारे यहाँ राज किए, लेकिन आज हमारी स्थिति क्या है, इसके बारे में यहाँ भारतेंदु जी योगी के माध्यम से एक गीत में बता रहे हैं। उसकी अगली पंक्ति में हम देखें तो भारतेंदु कहते हैं, लड़ी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी, तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु बारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। कवि बताते हैं कि विभिन्न धार्मिक संप्रदाय आपस में लड़कर ज्ञान और शास्त्रों को नष्ट कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि समाज में आलस्य, बुरी सोच और कलह का अंधकार फैल गया है। इसके बाद वो बोलते हैं, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। वो इस पे अपनी करुणा व्यक्त कर रहे हैं अभी वर्तमान स्थिति पे।
इसकी अगली पंक्ति में वे गीत के माध्यम से कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी, ताहू पै महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दुन दिन दिन दूने दुख इस देता हाहारी, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेजी शासन में दिखावे के लिए सुख और वैभव है, लेकिन असल में सारा धन विदेश चला जाता है। जनता गरीबी, महंगाई और बीमारियों से त्रस्त है। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, टैक्स की भारी मार से लोग परेशान हैं। कवि भारत के गौरवशाली अतीत और वर्तमान दुर्दशा के बीच गहरा विरोधाभास दिखाते हैं। वह समाज में एकता, जागरूकता और देशभक्ति की भावना जगाने का आह्वान करते हैं। भारतेंदु इस गीत के माध्यम से केवल दुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतवासियों को जागरूक होकर अपनी स्थिति सुधारने की प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरे अंक में भारत नाम के पात्र की एंट्री होती है। भारत कहता है कि यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के कहने पर भी दुर्योधन ने एक सुई की नोक भर जमीन देने से मना कर दिया था, लेकिन आज उसी की यह दशा हो गई है कि आज वह भूमि शमशान हो रही है। यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ चले गए। वे कहते हैं कि अरे पामर जयचंद, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। वो माता राजेश्वरी यानी कि रानी विक्टोरिया से बचाने की अपील करते हैं। वो अपना लाज बचाने को कहते हैं। वो भगवान को यहाँ कोसते हैं, अरे देव ने तो सब कुछ मेरा नाश कर दिया, अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था अंग्रेज़ों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाएंगे, सुख मनाकर जन्म बितावेंगे। देव से वह भी नहीं देखा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। इसके बाद भारत के माध्यम से भारतेंदु एक गीत प्रस्तुत करते हैं। भारत गीत गाता है, इसकी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। गीत के माध्यम से भारत यहाँ कहता है, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हा हा होए अनाथ। भारत माता के 20 करोड़ पुत्र अनाथ की तरफ भटक रहे हैं। वे अपनी दयनीय स्थिति पर विलाप कर रहे हैं। कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। जाकी शरण गहत सोई मारत, सुनत न कोई दुख गाथ। जिसकी शरण में जाते हैं वही उन्हें पीड़ा देता है। उनकी दुर्दशा की कथा सुनने वाला कोई नहीं है। दीन बनियो इत्सो उत डोलत टकरावत निज मात। जनता इतनी असहाय हो गई है कि वे दिन दिन होकर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपनी ही स्थिति से टकरा रहे हैं। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख खिजत, देत को नहीं साथ। उनकी विपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उनका सुख धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं है। सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारी नाथ। यह पूरा समाज दुखों के सागर में डूबता जा रहा है और उसे बचाने के लिए कोई भगवान भी आगे नहीं आ रहे। इस गीत के माध्यम से भारतेंदु जी भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें समाज पराधीन, असहाय और कष्टों के सागर में डूबा हुआ है। यह गीत जागृति लाने और संघर्ष के लिए प्रेरित करने का आह्वान करता है। इस गीत के बाद नेपथ्य से एक गंभीर कठोर स्वर में आवाज़ आती है। नेपथ्य मतलब बैकग्राउंड। आपको नाटक जब आप पढ़ रहे हैं तो इन सब शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। नेपथ्य से आवाज़ आती है, अब भी तुमको अपने नाथ का भरोसा है? खरा तो हो रहा, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। ये बैकग्राउंड से ऐसा आवाज़ आता है। उसके बाद फिर भारत डरता हुआ कांपता हुआ रोकर कहता है,
अरे यह विकराल बदन कौन मुंह बाय मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे। अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राजेश्वरी सात समुंदर पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा। अब कोई उपाय नहीं, अब मरा अब मरा। और भारत मूर्छित होकर गिर जाता है। इसमें भारत बता रहा है कि ना तो भगवान साथ दे रहे हैं और महारानी विक्टोरिया जो कि सात समुंदर पार बैठी हुई हैं, राजेश्वरी उन्हें कहा गया है, इनकी दशा देखने वाला कोई नहीं है। भारत निस्सहाय है और वह मूर्छित हो जाता है। इसके बाद निर्लज्जता नाम की एक पात्र का एंट्री होता है। निर्लज्जता आती है और बोलती है, अरे अच्छा तुमको अपने प्राण की फिक्र। छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलो। नहीं नहीं, मुझसे अकेले ना उठेगा। फिर बैकग्राउंड नेपथ्य की ओर से आवाज़ आती है और ये आशा को बुलाती है, आशा आशा जल्दी आओ। आशा आती है। निर्लज्जता फिर बोलती है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा नाम की जो पात्र है वो कहता है, अरे अछात, किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो, अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले चली जाती है। यहाँ पे दूसरा अंक समाप्त होता है। यहाँ आप देख सकते हैं निर्लज्जता, आशा, ये सब भावनाओं का नाम है। तो इसको भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे हम प्रयोग धर्मिता कहते हैं, जब मूक वस्तुओं का सजीव चित्रण किया जाता है। तो यहाँ आपको इसमें यह प्रश्न भी बन सकता है कि प्रयोग धर्मिता को बताएं, तो आप इन बातों को बताएंगे। इसके बाद हमारा तीसरा अंक है। दूसरे अंक में मैंने आपको भारत से परिचित करवाया, निर्लज्जता आई थी, उसके बाद आशा आई थी। आशा को आप जब देख रहे हैं तो आशा एक सकारात्मक शब्द है, लेकिन यहाँ इस नाटक में इसको नकारात्मक रूप से दर्शाया गया है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा अंक है। तीसरा अंक के रंग संकेत में आप देखेंगे तो स्थान में मैदान बताया गया है, खुला मैदान है, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्दैव आता है। यहाँ एक नए पात्र की एंट्री हो रही है तीसरे अंक में, भारत दुर्दैव। भारत दुर्दैव कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या दुर्दशा होती है। उसके बाद भारत दुर्दैव एक गीत के माध्यम से अपना परिचय देता है, जिसकी व्याख्या मैं करता हूँ। उपजा ईश्वर कोप से औ आया भारत बीच, खार छार सब हिंद करूँ मैं, तो उत्तम नहीं नीच। यह भारत दुर्दैव जो कि एक राक्षस का रूप है, वह बताता है कि वह ईश्वर के क्रोध से उत्पन्न होकर भारत में आया है। उसका उद्देश्य भारत को पूरी तरह से नष्ट करना है। इसमें वह उच्च और नीच भेदभाव नहीं करेगा। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे तुम राक्षस मानो जी। राक्षस खुद को एक भयानक और विनाशकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालो इनका तो मैं सच्चा राज। वह कहता है कि वह लोगों को गरीबी और भूखमरी में डाल देगा, उन्हें हर छोटी चीज़ के लिए मोहताज कर देगा। वह इसे अपनी सच्ची शासन व्यवस्था मानता है। काल भी लाऊं महंगी लाऊं, काल भी लाऊं महंगी लाई और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। यह भारत दुर्दैव कहता है कि वह समय को कठिन बनाएगा, महंगाई बढ़ाएगा, बीमारी फैलाएगा, वह प्राकृतिक आपदाएं भी लाएगा और दुनिया को शोक में डुबो देगा।
मुझे फूट बैर और कलह बुलाऊं, ले आऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर। वह कहता है कि वह समाज में आपसी झगड़े, बैर, कलह फैलाएगा, आलस्य और निष्क्रियता को बढ़ावा देगा, जिससे हर घर में दुख और विनाश फैल जाएगी। काफिर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर और हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद, कायरता भी साथ। यहाँ भारत दुर्दैव समाज में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ाएगा। वह लोगों को कमज़ोर और कायर बना देगा और उन्हें केवल खुशामद और संतोष के सहारे जीने को मजबूर करेगा। मरी बुलाऊ देश उजारे, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन है मुझको धन। वह कहता है कि वह देश को उजाड़ने के लिए अकाल और अन्य आपदाएं लाएगा, अन्न को महंगा कर देगा और हर चीज़ों पर टैक्स लगाएगा ताकि लोग गरीबी में जिए और उसका खजाना भरे। इस गीत के माध्यम से एक प्रतीकात्मक राक्षस के माध्यम से ब्रिटिश शासन और उस समय की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। भारतेंदु जी ने शोषण, गरीबी, आपसी फूट और समाज की निराशा को इसी राक्षस के कृत्यों के रूप में प्रस्तुत किया है। यह कविता पाठकों को जागरूक होने और इन विपत्तियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान करती है। इसके बाद भारत दुर्दैव नाचता है और वो कहता है कि अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है, एक तस्सा बाकी है, अब के हाथ में वो भी सांप है। यानी कि अब भारत बच के कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे चंगुल में फंस गया है, जो कुछ भी बचा है उसको हम बर्बाद कर देंगे। भला हमारे बिना ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुना, हा हा हा। कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश को सुधारना चाहते हैं, हा हा हा। एक चने से भार फोड़ेंगे। ऐसे लोगों को दमन करके मैं जिले के हाकिमों को हुक्म दूंगा ना कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल खिताब दो। है हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं। मूर्ख, यह क्यों? मैं अपनी फौज ही भेज के न सबको चौपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को भेजो। देखिए यहाँ बताया गया है कि भारत दुर्दैव अपना प्लान बताता है कि भारत अब बर्बाद होने वाला है, नष्ट होने वाला है। जो कुछ भी बचा है उसको मैं ख़राब कर दूंगा। जो कुछ बहुत कमज़ोर लोग हैं जो शिक्षित और वो मतलब बहुत कम लोग हैं जो मतलब देश सुधारने की सोच रहे हैं, वो एक चना भार फोड़ेंगे। ऐसा कहकर वो अपना प्लान बताता है कि जो हमारे मित्र हैं उनको बड़े मेडल खिताब देंगे और जो विरुद्ध है उनको सजा देंगे। इसके बाद भारत दुर्दैव अपने फौज, अपनी सेना को बुलाता है और परिचित करवाएगा। इसके बाद सत्यानाश फौजदार की एंट्री होती है। देखिए सत्यानाश फौजदार आता है नाचते हुए। वह कहता है हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के पास। धर के लाखों वेश, किया चौपट ये सारा देश। बहुत फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। होके जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार। हलाकू चंगे जो तैमूर, हमारे अदना अदना सूर। दुरानी अहमद नादिर शाह, फौज के मेरे तुच्छ सिपाही। है हम में तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल। पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। सत्यानाश फौजदार के परिचय के बाद भारत दुर्दैव उससे कहता है, आहा सत्यानाश जी आए, आओ देखो, अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलकर चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। सत्यानाश फौजदार इसके जवाब में कहता है, महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, सो सब जनु पहिलही
करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके हैं, जिनको जो हुक्म हो कह दिया जाए। भारत दुर्दैव ने पूछा, किस किस ने क्या क्या किया? सत्यानाश फौजदार बताता है, महाराज, सेवा के नाम पर विभाजन, धर्म ने सेवा का नाम लेकर अपने परंपराओं और पुराणों में कथाएं जोड़कर अलग अलग मत, शैव, शाक्त, वैष्णव चलाए और समाज में विभाजित किया। जातिगत भेदभाव फैलाए, जातियों को ऊंच नीच में बांटकर खान पान और अन्य सामाजिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाए गए। बाल विवाह की कुप्रथा को बढ़ावा दिया गया। बाल्य अवस्था में विवाह कराकर प्रेम और सौहार्द की भावना को नष्ट कर दिया गया। कुलीनता और वैवाहिक नियमों का दुरुपयोग, कुलीन परिवारों में अत्यधिक विवाह कराकर नैतिकता और शुद्धता का ह्रास किया गया, जबकि विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगाकर समाज में व्यभिचार को बढ़ावा दिया गया। विदेश गमन पर रोक लगा दिया गया है। विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाकर समाज को सीमित दृष्टिकोण वाला बना दिया गया है और अन्य संस्कृतियों से संपर्क तोड़ दिया गया है। अंधविश्वासों का प्रचार किया जा रहा है। देवी देवताओं, भूत प्रेतों और अन्य अंधविश्वासों को बढ़ावा देकर लोगों को ईश्वर और सच्चे धर्म से विमुख किया गया है। बाद भारत दुर्दैव उसे शाबाशी देता है, आहा हा हा, शाबाश शाबाश। हाँ, और कुछ धर्म ने किया? सत्यानाश फौजदार बताता है, हाँ महाराज, अपरस 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुराए, किए 3 13 सबे, चौका चौका छाए। उसके बाद भारत दुर्दैव पूछता है, और कुछ? सत्यानाश फौजदार कहता है, हाँ। फिर इसी तरह से इन लोगों का संवाद चलता है। इनके संवादों का मैं सारांश आपको संक्षेप में बता दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो लाइन बाय लाइन व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। इस अंक में बस यही 2 पात्र हैं, भारत दुर्दैव और सत्यानाश फौजदार। इसके बाद के अंक में और बहुत सारे पात्र आएंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही, तो मैं इसकी संक्षेप में आपको व्याख्या बता दे रहा हूँ। आप इसको पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ में आएगी। दुर्दैव पूछता है, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे? सत्यानाश फौजदार बताता है, हाँ सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, आत्ममार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे ही घंटा के गरूर हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजना पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक क्या, देखे आही के क्या करते हैं कृषि। भारत दुर्दैव फिर पूछता है, भला भारत का शास्य नामक फौजदार अभी जिंदा है या मर गया? उसकी पलटन कैसी है? शास्य का मतलब है कृषि। तो सत्यानाश फौजदार बताता है, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि या अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने भी खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। भारत दुर्दैव खुश होता है। उसके बाद वो कहता है, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सब परवाह डालता हूँ। अब भारत कहाँ है जाता है, तुम होशियार रहना और रोग, महर्ष, कर, मद, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। सत्यानाश फौजदार आज्ञा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद भारत दुर्दैव कहता है, अब भारत को कहीं भी शरण न मिलेगी, धन, बल, विद्या तीनों गई, अब किसके बल पर कूदेगा। यहाँ पे हमारा तीसरा अंक समाप्त होता है। चौथे अंक में रंग संकेत में बताया गया है, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा हुआ है। जिस प्रकार पिछले अंक में
सत्यनाश फौजदार नाचता हुआ गाता हुआ आता था और पहले आत्म परिचय कराता है, अपना परिचय देता है। फिर उसके बाद उसने भारत को बर्बाद करने के लिए क्या क्या कार्य किए वो बताता है। ठीक उसी प्रकार अंक 4 में भी वैसा ही है। अ, भारत दुर्दैव बैठा हुआ है और बस पिछले अंक की तरह ही वो पूछता है और क्या किए हो और क्या किए हो भारत को बर्बाद करने के लिए। और बारी बारी से सभी पात्र आते हैं, पहले नाचते हुए आते हैं, गाते हुए आते हैं और अपना परिचय देते हैं। फिर उसके बाद वो किस तरह से भारत को बर्बाद कर रहे हैं इसके बारे में बताते हैं। इसमें पहले रोग आता है, गाता हुआ रोग प्रवेश करता है। फिर उसके बाद आलस्य प्रवेश करता है, गाते हुए वो भी आता है। फिर उसके बाद मदिरा का प्रवेश होता है और फिर अंत में अंधकार का प्रवेश होता है। बारी बारी से वही क्रम रहता है, सब आत्म प्रचार करते हैं। फिर उसके बाद भारत की बुराई के लिए वो क्या कर रहे हैं उसको बताते हैं। इस नाटक का जो 5वां अंक है वो थोड़ा अलग है। इसमें कुछ नया देखने को मिलता है, थोड़ी सी आशा की किरण दिखाई देती है। अभी तक जैसा हम देखते आ रहे थे कि भारत दुर्दैव अपनी सेना को तैयार किए हुए है, उसका सेना पूरी तरह से भारत को नष्ट करने पे लगा हुआ है, भारत मरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आशा की किरण दिखाई देती है, हालांकि इसे बाद में दबा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वो देखने को मिलती है। जिसके बारे में दूसरे अंक में बताया गया है कि अकेला चना भार फोड़ेंगे, तो ये वही लोग हैं जिनके बारे में ये कथन कहा गया था। यहाँ देखिए रंग संकेत में बताया गया है, स्थान है किताब खाना। यहाँ 7 सभ्यों की सभा है, एक छोटी सी कमेटी है जिसमें सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए और 6 सभ्यों में से एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ लिए एडिटर और एक कवि, उसके साथ 2 देसी महाशय हैं। सबसे पहले सभापति खड़ा होकर और बोलते हैं कि भारत दुर्दैव हम पे चढ़ाई करने वाला है, ऐसा सुनने में आया है। तो इस भावी आपत्ति से बचने के लिए हमें अपनी रक्षा के लिए कुछ उपाय सोचने होंगे। तो आप लोग अपनी 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 अनुमति प्रकट करें। उसके बाद बंगाली भी खड़े होकर इसका समर्थन करते हैं और वे सबको एक साथ मिलकर अ, भारत दुर्दैव से लड़ने की बात करते हैं। उसके बाद पहला देशी जो उस सभा में बैठा रहता है वो धीरे से ही दूसरे देशी के कान में बोलता है, ये यहीं, मगर जब तक कमेटी में है तभी तक, बाहर निकले तो फिर कुछ नहीं। यानी कि वो बताना चाह रहा है कि ये केवल औपचारिकताएं पूरा कर रहे हैं, बाहर फिर सब चुप हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा देशी कहता है, क्यों भाई, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न देंगे। यानी कि यहाँ दोनों के मन में डर है, छुप कर सभा हो रही है। इसके बाद एडिटर खड़े होते हैं और वे बताते हैं, हम अपने प्राण प्रण से भारत दुर्दैव को हटाने के लिए तैयार हैं। पहले भी कई बार इस विषय पर मैं लेख लिखा हूँ, लेकिन किसी को सुनाई ही नहीं देता। अभी जब आफत सर पे आ गई है तो सबको उपाय सूझ रहे हैं। खैर अभी से भी देर नहीं हुई है, अभी से भी हमें उपाय सोचना चाहिए। उसके बाद वो बैठ जाते हैं। फिर कवि खड़े होकर कहते हैं, एक उपाय बताते हैं कि मोहम्मद शाह के भारों ने दुश्मन की फौज से बचने के लिए एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया था कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहेंगे, कनात यानी महिलाएं औरतें, और जब फौज इस पार उतरने लगेगी तो कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहेंगी, ओए मुए, इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं। बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने के लिए क्यों न किया जाए। देखिए यहाँ किस प्रकार से व्यंग करते हैं भारतेंदु। वो कह रहे हैं कि लोग घरों में चूड़ियाँ पहन के बैठ जाए और मतलब स्त्रियों का यहाँ पे
उस समय की समाज में क्या स्थिति थी उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद बंगाली खड़े होकर कहते हैं कि अगर कोई ऐसा शत्रु आया जो इस असभ्य हो, स्त्रियों पर भी वार करता हो, तब हम क्या करेंगे। फिर एडिटर खड़ा होकर कहते हैं कि हमें कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। हम एजुकेशन की सेना बनाएंगे, कमेटी की फौज बनाएंगे, अखबारों और शास्त्रों की स्पीच की गोले मारे जाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं इस पे। दूसरा देशी कहता है मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज होंगे तब, यानी कि रानी विक्टोरिया के जितने भी वो कमिश्नर है, ऑफिसर्स है, तो वो अगर नाराज हो जाएंगे हमारे एजुकेशन के बढ़ावा देने से, तो हम क्या करेंगे। तो बंगाली खड़े होकर कहते हैं हाकिम लोग काहे नाराज होंगे, हम लोग सदा चाहते हैं कि अंग्रेजी राज हमारे ऊपर उत्पन्न हो, हम लोग केवल अपना बचाव कर रहे हैं। फिर महाराष्ट्र बोलते हैं कि परंतु हमें यह पता करना होगा कि भारत दुर्दैव जो है वो हाकिम लोगों से मिले हुए तो नहीं है। तब दूसरा देशी कहता है कि इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक ही लेने के देने पड़ सकते हैं, अपना काम देखिए, नहीं तो अभी कल ही। इसके बाद वो डॉट डॉट है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कल ही उस समय रॉलेट एक्ट ये सब था, तो उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया जाए, ऐसा मतलब हो सकता था। तब इसके बाद जो महाराष्ट्री होते हैं वो फिर दूसरा उपाय सुझाते हैं। हिंदुस्तानी कपड़ा पहनने का वो उपाय बताते हैं कि अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करेंगे, हम हिंदुस्तानी कपड़ा पहनेंगे। तो दूसरा देशी जो रहता है वो धीरे से बोलता है, हाँ बनात छोड़ के गंजी पहनेंगे। बनात मतलब विदेशी कपड़ा का नाम है, और गंजी जो कि चरखे से बनाया जाता था, गंजी बनियान, तो वो कहता है कि बनात छोड़कर हम गंजी पहनेंगे। एडिटर खड़ा होकर कहता है परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना होगा। फिर कवि कहते हैं अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहिरे, जिससे सब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोग को यूरोपियंस जानकर छोड़ दें। यहाँ देखिए कवि किस तरह की विचित्र विचित्र बातें कर रहा है। एक बार कह रहा है कि हम औरतें बन जाए, अभी कह रहा है कि हम अंग्रेजों की तरह कपड़े पहन ले जिससे हमें अंग्रेज अपना समझ के छोड़ दें। फिर पहला देशी बोलता है कि कपड़े तो पहन लेंगे लेकिन गोरा रंग हम लाएंगे कहाँ से। फिर उसके बाद बंगाली कहता है कि हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने की एक उपाय लिखा गया, सोई हम लोग दुर्दैव के वास्ते काहे न अवलंबन करे। वो लिखता 5 जन बंगाली मिल के अंग्रेजों को निकाल देंगे, उसमें तो एक पिसान लेकर सुएज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट काट के पिवारी नामक जलयंत्र विशेष बनावेगा, तीसरा उस जलयंत्र से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा। देखिए बंगाली बता रहा है कि बंगला भाषा में एक नाटक लिखा गया भारत उद्धार करके, उसमें इस तरह की बातें बताई गई। तो महाराष्ट्री कहता है नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। फिर उसके बाद पहला देशी कहता है अपने आप से ही कि हाँ यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर चित्त हो और विद्या की उन्नति करे, कला सीखे, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। फिर एडिटर बोलता है आप लोग बिना मतलब का ही इतना सोच रहे हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि देखते ही दुर्दैव भागेगा। मतलब देखिए किस तरह से विचित्र विचित्र बातें की जा रही हैं कि वो आर्टिकल लिखेगा उससे भारत दुर्दैव खत्म हो जाएगा। फिर कवि बताता है कि और हम ऐसी कविताएं करेंगे। फिर पहला देशी बोलता है पर उनके पढ़ने का और समझने का भी संस्कार किसको है। फिर नेपथ्य से बैकग्राउंड से आवाज आती है भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चौकन्ने होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी बहुत डर कर
कहता है, बाबा रे, जब हम कमेटी के लिए निकले थे तो पहले ही चीख हुई थी, अब क्या करें। वो टेबल के नीचे छुपने का उद्योग करता है। डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। फिर सभापति आगे बढ़कर बड़े शिष्टाचार से कहते हैं, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाए हैं। कुछ लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार को सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं। हम लोग अपने देश की भलाई करने के लिए एकत्र हुए हैं। डिसलॉयल्टी कहता है, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ोगे, कानून कोई वस्तु नहीं, सरकार के विरुद्ध कौन बात हम लोग बोला है, व्यर्थ का विभीषिका। फिर डिसलॉयल्टी बोलता है, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन सी बात थी, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए, हम लाचार हैं। दूसरा देशी कहता है टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं, हम नहीं, हम तमाशा देखने आए थे। देखिए, ये जो पत्र है, पत्रिका है, सॉरी, कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु की ही पत्रिका है। तो यहाँ भारतेंदु अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं डिसलॉयल्टी की आवाज़ों के माध्यम से कि उस पत्रिका ने क्या गलत किया था, हमें उसे पकड़ने के लिए भेजा गया, हम लाचार हैं। फिर उसके बाद महाराष्ट्री बोलता है, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष है, इसमें भय की कौन सी बात है, कानूनी है। सभापति फिर बोलते हैं, तो पकड़ने को आपको किस कानून से अधिकार है। डिसलॉयल्टी बोलता है, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम नामक दफा से। फिर उसके बाद महाराष्ट्री बोलते हैं, परंतु तुम। फिर दूसरा देशी रोकर बोलता है, हाय हाय भटवा, तुम कहता है अब मरे। महाराष्ट्री कहते हैं, पकड़ नहीं सकते हो तुम, हमारे भी दो हाथ दो पैर है, चलो हम साथ चलेंगे, तुम्हारे सवाल जवाब करेंगे। बंगाली भी उसका समर्थन करते हुए कहते हैं, हाँ चलो, वो बात पकड़ने नहीं सकता। सभापति अपने आप से स्वगत ही कहते हैं कि चेयरमैन होने के नाते पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुवाई नहीं करते हैं। डिसलॉयल्टी उसके बाद कहता है, अच्छा चलो, सब चलने की चेष्टा करते हैं, और जवनिका गिरती है। यहाँ पे हमारा 5वां अंक भी समाप्त होता है। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से जो भी कुछ समाज को सुधारने वाले लोग हैं, वो भी निराशा में डूबे हुए, वो भी नकारात्मक रूप से अपने आप को देख रहे हैं। सभापति लास्ट में कह रहा है कि इसीलिए हम किसी चीज़ की अगुवाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम ही को जवाब देना होगा, अगर कुछ होगा तो हम ही जेल में जाएंगे, हम ही फंसेंगे। इसके बाद के छठे अंक में रंग संकेत में बताया गया है, एक गंभीर वन का मध्य भाग है, जहाँ एक वृक्ष के नीचे भारत अचेत पड़ा हुआ है। भारत भाग्य नाम का एक नया पात्र प्रवेश करता है। जिस प्रकार पहले भाग में योगी आता है और वो गीत गाता है, उसी प्रकार इसमें भी भारत भाग्य गीत गाता है और लोगों को प्रेरित करता है कि भारत की ऐसी दुर्दशा से आप लोग बचाने के लिए आगे आए। और इसमें पूरा गीत ही है छठे भाग में। इस गीत के माध्यम से भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत जब नहीं जागता है तब अनेक प्रयत्न से फिर जगाता है, अंत में हारकर उदास होकर कहता है, हाय भारत को आज क्या हो गया है, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है। हाय, क्या भारत के फिर वे दिन ना आवेंगे। हाय, यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। इसके बाद फिर गीत के माध्यम से वे भारत भाग्य भारत के अतीत के गौरव गान करता है, फिर वर्तमान स्थिति पर शोक प्रकट करता है, और अतीत का गौरव गान करने के बाद वो फिर भारत को जगाता है। भारत नहीं जगता है, वो देखता है उसे ज्वर है, तो फिर वो उसके सर को चूमकर वो कहता है कि भारत
भाई मैं विदा लेता हूँ, तुम मुझे विदा भी नहीं दे सकते, ये कैसी स्थिति हो गई है। और फिर अंत में भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है और यहाँ पे नाटक समाप्त हो जाती है। यह नाटक का अंत त्रासदीपूर्ण है, जो कि नाट्य शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है। इस त्रासदीपूर्ण अंत के बारे में रामविलास शर्मा ने लिखा है कि कई बार जब सीधे तरीके से बात ना हो तो एक धक्का देना जरूरी होता है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ कि यह नाटक आपको समझ में आया होगा। अंतिम के 3 अंक को मैंने जल्दी जल्दी में करा दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और बोरिंग भी हो जाती। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ ही गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अंतिम के 3 अंकों पे दूसरा वीडियो बना दूंगा। और आप इस नाटक को पढ़ लीजिए। इसके बाद आज ही एक और वीडियो आएगी जिसमें हम इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे, इसकी नाट्य आलोचना को पढ़ेंगे, इसकी समीक्षा को पढ़ेंगे। अ, ये वीडियो केवल आपको नाटक के समझने के लिए था और वो वीडियो आपको एक एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इसके बाद जो वीडियो अभी आने वाली है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।